नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार। राजस्थान पीसीएस एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स आपका होने वाला है उसकी डेट भी अब तो अनाउंस कर दी गई है। आपका एग्जामिनेशन जो है शेड्यूल्ड है 1 अक्टूबर को, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और जो है आपके पास टाइम कम है तो प्रैक्टिस पर मैक्सिमम ध्यान देना है। उसी क्रम में हमारे ये वीडियोस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको फॉलो कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन तक। हमारे ग्रुप्स भी चल रहे हैं, आप उसमें एडमिशन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए। आपको पूरा जो है प्रीलिम्स के लिए सारी स्टडी मटेरियल जो है टू द पॉइंट आपके सिलेक्शन में जो हेल्पफुल है प्रोवाइड कराए जाएंगे, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और हम इसको स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से जो गुलाम वंश है, ठीक है, तो शासकों के नाम और उनके कुछ टाइटल्स है ना, या उपाधियां कह लीजिए हिंदी में, वो लिखे हुए हैं। तो जैसे ये इसमें गलत अगर हम चुने तो उलूग खां की उपाधि जो है रुकनुद्दीन फिरोज से नहीं बल्कि बलबन से संबंधित है, ठीक है। बाकी के विकल्प जो है ये सब ठीक है, इनके नाम एक बार देख लीजिए आप। देखिए वर्तमान में भारत की जो राजधानी है दिल्ली, इसकी स्थापना के संबंध में पूछा गया है कि कौन इसका संस्थापक था। तो तोमर डायनेस्टी के शासक थे, है ना, अनंगपाल तोमर, ठीक। इनका मूल नाम जो है कई बार पूछ लिया जाता है, बिलान देव था, ये भी ध्यान रखना है। तो इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। लेटर ऑन, पहले ढिल्ली नाम था इसका, फिर ऐसे ट्रांसफॉर्म होते होते वर्तमान जो दिल्ली नाम है, ठीक, इसके रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए। तो सल्तनत पीरियड स्टार्ट होता है और यहाँ पे देखेंगे अरेबिक कॉइन जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए, प्योर अरेबिक कॉइन्स, इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। 2 फेमस कॉइन्स हैं, इनको नाम ध्यान रखेंगे। सिल्वर का होता था टंका, ठीक है, और कॉपर का होता था जीतल, इसको ध्यान रखना है। इसमें देखें किस सुल्तान ने नायब ए लश्कर का पद शुरू किया था। तो इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान का जो शासनकाल रहा उसके दौरान इसने ये पद जो है बनाया। अब बेसिकली ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऑफिसर जो था, इंचार्ज था किसका, उस समय की उनकी सल्तनत की जो आर्मी थी, ठीक है, उसका। तो विकल्प जो है बी वाला जो है करेक्ट होगा। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। बलबन ने सर्वप्रथम सैन्य विभाग जिसका नाम है दीवान ए अर्ज, ठीक, इसका गठन किया था, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड है कि इल्तुतमिश ने सबसे पहले 1279 ईस्वी में जिलों के रूप में शिक का विकास किया। जैसे वर्तमान में जिले हैं तो वैसे यहाँ पे शिक के रूप में उस समय जिले के रूप में विकसित किया गया था, ठीक है। लेकिन ये बलबन ने ही किया था, इल्तुतमिश गलत दिया हुआ है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो है सिर्फ सही है। इसी के साथ साथ आपको एक फैक्ट यहाँ पे बता देते हैं, अभी रिसेंटली राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ाई गई है, ठीक है। तो 19 नए जिले निर्मित किए गए और अब स्टेट में डिस्ट्रिक्ट की संख्या जो कुल हो गई है कितनी, 50, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। अब 2 स्टेटमेंट फिर से है, कौन सा गलत है। ये गलत बहुत या सही पूछा गया, बहुत ध्यान से देखा करिए। 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात बलबन को खरीदा था, ठीक है, एज अ स्लेव के रूप में। यहाँ पे आप जानते हैं पूरी डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी थी, ठीक। तो उस रेफरेंस में पहला स्टेटमेंट ठीक है, इस वर्ष को ध्यान रखेंगे। और लेटर ऑन बलबन ने अपने शासनकाल में सिजदा और पैबोस ये 2 नीतियां आरंभ की थी। तो दोनों बातें यहाँ पे ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। इसमें देखें सल्तनत काल के कुछ ऑफिसेज हैं और किस चीज़ से संबंधित थे वो लिखा हुआ है। तो कौन सा पेयर इसमें सही नहीं है। तो अभी हमने बात की थी दीवान ए अर्ज के ऊपर, वो कौन सा था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था, है ना, आर्मी का, इस वजह से ये गलत है। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। फिर से देखें क्या इसमें सुमेलित नहीं है। दीवान ए रियासत विभाग जो था मार्केट प्राइसेस को रेगुलेट वगैरह करने के रेफरेंस में, दीवान ए रियासत और शाहना ए मंडी ये 2 ऑफिसेज जो हैं, तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है ये भी।
इसमें देखें सल्तनत कालीन कुछ हमारे कारखाने हैं, उससे संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये पायगाह जो विकल्प सी में लिखा है, ये बेसिकली समझ सकते हैं कि जो हॉर्सेस होते थे, ठीक है, अश्वशाला कह सकते हैं, उससे संबंधित थी। ठीक, बस आभूषण से संबंधित जो कारखाना होता था उसको ये बोलते थे जरगर खाना, है ना, एक ये टर्म होता था। ठीक, गंगा जल पीने वाला और होली मनाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो हिंदूज के फेस्टिवल में मतलब होली में शामिल होना और गंगा जल, है ना, को एज अ होली ड्रिंक जैसे हिंदू धर्म में पालन किया जाता है, इसको परफॉर्म करने वाला पहला दिल्ली का जो सुल्तान था कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो खलीफा यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड के रूप में डिक्लेयर किया था खुद को ये मुबारक खिलजी ने। ठीक है, ये खलीफतुल्ला करके टाइटल थी, इसको अडॉप्ट किया था इसने। ठीक, जो कि इसके जो कॉइन्स थे उस पर भी अपीयर होता है, इसको ध्यान रखना है। देखिए, जितने भी सुल्तान के बारे में हम देख रहे हैं, इनके शासनकाल के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी क्रम में यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ पे जो कार्य किए गए, तो पूछा गया है कि कौन से उसने कार्य किए हैं इन विकल्पों में से। तो ये 2-3 जो इसके फेमस हैं, है ना, सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी जो कि लेकिन फेल हो गया था, लेकिन सबसे पहले इसके नाम के साथ जुड़ता है। टैक्सेशन जो दोआब या गैंगेटिक प्लेन वाला रीजन है, और ये कारचिल और खुरसान अभियान काफ़ी फेमस है, इनके बारे में पढ़िएगा, तीनों ही संबंधित हैं इससे। 2 स्टेटमेंट फिर से है, कौन सा सही है। भारत में डाक व्यवस्था यानी कि जो आज की डेट में आप पोस्टल सिस्टम देखते हैं, तो एंशियंट या कह लीजिए जो हम ये मेडिवल टाइम में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूर्ण रूप से संगठित करने का श्रेय बलबन को जाता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, ये गयासुद्दीन तुगलक जो है उसको जाता है। ठीक, और इंडिया में उस समय के जो डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला इतिहासकार हुआ कौन था, इब्न बतूता। तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से 2 शासक ऐसे हुए हैं जिनकी धार्मिक नीतियों के खिलाफ काजियों ने फतवा जारी किया था। तो एक रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये फतवा के रूप में आप जानते हैं मुस्लिम धर्म में। ठीक है, तो जो मुस्लिम गुरुज होते हैं काजीज, उनके द्वारा जैसे ये फेमस 2 शासक रहे, मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर, है ना, मुगल शासनकाल में, इनके अगेंस्ट में ये फतवा इशू हुए हैं। जैसे अकबर के बारे में क्वेश्चन कई बार अक्सर पूछा गया है कि कहाँ से इशू हुआ था, तो जौनपुर के रीजन से हुआ था। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये टाइटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इनको सबको देखिएगा। तो तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना, ये टाइटल अडॉप्ट किया था। गाजी का अर्थ क्या होता है, स्लेयर ऑफ इनफिडल्स। ठीक है, यानी कि जो काफिर हैं उनका हत्यारा। अब सल्तनत टाइम पीरियड के कुछ हमारे आर्किटेक्चर हैं फेमस, तो उसमें से कहा गया है कि कौन सा अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया था उसको। ठीक है, तो कसर ए लाल जो डी विकल्प में लिखा है ये गलत हो जाएगा। बलबन ने बनवाया था, बेसिकली लाल महल के नाम से आम रूप में इसको जाना जाता है। दिल्ली के सराउंडिंग में ही एक दिल्ली का तीसरा शहर इसको कहा जाता था उस समय के हिसाब से। इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये जो है गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी। यहीं पे इसका मकबरा भी है। फिर से देखें क्या सुमेलित नहीं है, कुछ आर्किटेक्चर हैं और बिल्ड करने वाले शासक का नाम, तो गयासुद्दीन का मकबरा ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, ये वाला गलत है डी विकल्प में। सल्तनत काल में लिखी गई कुछ फेमस पुस्तकें हैं ये। ठीक है, तो राइटर और उसका नाम है, तो ये इसमें गलत है, ये फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, इसके लेखक हसन निज़ामी नहीं बल्कि जो है ये फिरोज तुगलक ही था। फिर से कुछ पुस्तकें और लेखक का नाम, इसमें किताब उल खराज अमीर तैमूर जो है ये गलत हो जाएगा। इसके लेखक का नाम था अबू याकूब। ये देखिए ऐसे थोड़े अजीब सा नाम है, लेकिन कई बार एग्जाम से पूछा जाता है तो इसलिए पढ़ना जरूरी है आपको। हमीर रासो पुस्तक का लेखक कौन था ये बताना है, तो सारंगधर जो है विकल्प फर्स्ट। फिर से कुछ पुस्तकें हैं, लेखक का नाम है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक फेमस पुस्तक है तारीख मुबारक शाही, तो इसके लेखक का नाम जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, ये लेखक का नाम था। बाकी के विकल्पों को भी देखिएगा, ये सारे पेयर जो हैं सही दिए हुए हैं।
अब इसमें देखें कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं और ये मोस्टली विजयनगर जो एम्पायर हुआ था उसके शासकों के शासनकाल में आए, तो वही पेयर दिया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डोमिंगो पायस की बात करें तो ये कृष्णदेव राय जो थे, है ना, इनके शासनकाल में भारत आया था, इस वजह से ये वाला गलत हो जाएगा। अब कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, ऐसे हमारा जो स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है कि एक जैसे किसी पुस्तक का इंडेक्स होता है ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक हमारा इंडेक्स ही समझ सकते हैं, जिससे सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्रक्स है वो हमको पता चल जाती है। तो वैसे ही सबसे पहले विश्व में जो प्रियम्बल इंक्लूड हुआ किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, ठीक। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? ठीक है, ये स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो आपको पीडीएफ ऑलरेडी दी गई है, उसमें देखेंगे ये सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं। जैसे अभी जो हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे एज वेल एज यहाँ पे जो पॉलिटी की चीज़ें हम देख रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस के हिसाब से, ठीक। तो एक फेमस हमारे ज्यूरिस्ट थे इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, काफ़ी फेमस रहे, 24th अमेंडमेंट जब हुआ था उस समय काफ़ी पॉपुलर थे, N.A. पालकी वाला, ठीक है। उनका एक फेमस स्टेटमेंट रहा था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसके बारे में। प्रियम्बल में हमारे अब तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, पहली और आखिरी बार 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो उसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ठीक है। डेमोक्रेटिक शब्द हमारा पहले से ही था इसमें, तो ये यहाँ पे ऑड हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है देख लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। डेट देख लीजिएगा, डेट ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया, ठीक। तो समझ सकते हैं आप कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है लेटर ऑन प्रियम्बल का एक रूप आकार कह लीजिए लेता है। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। ये डेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है प्लीज़ उसको आप याद कर लीजिएगा, दोनों ही भाषाओं में याद करेंगे तो बेहतर होगा, अदरवाइज एक भाषा में तो कम से कम याद ही होनी चाहिए। कई सारे प्रश्न हमारे जो है उससे ही सही हो जाते हैं एग्जाम में, चूँकि जो ये चीज़ें इस तरह से पूछ ली जाती हैं। उसी में कहा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा न्याय, है ना, नहीं दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सिटीजन्स के लिए जस्टिस की भी बात की गई है 3 प्रकार के, कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक। तो इसमें रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो हम सबको फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं वो आर्टिकल किस में है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, भाग पूछा गया है, तो भाग 3 में है। और आर्टिकल्स कौन कौन से? 12 से लेकर के 35 तक, ठीक। अब देखिए इसी फंडामेंटल राइट्स में हमारे जो 12 से 35 के मध्य आर्टिकल्स दिए हुए हैं उनको 6 प्रकार से, है ना, 6 टाइप्स कह लीजिए, उसके हिसाब से विभाजित किया गया है, जिसमें एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, कैटेगरी है कह लीजिए। तो उसमें हमारे आर्टिकल्स आते हैं 25, 26, 27 और 28, ठीक। उसी की बात यहाँ पे की गई कि धर्म की स्वतंत्रता किन अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित है, तो यहाँ पे डी विकल्प। अब देखें आगे वही आ गया फिर से कि अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार जो हैं वो दिए हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी की बात हो रही है। उन्होंने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में वर्णित किया है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी हमारे फंडामेंटल राइट के कह लीजिए वॉल्यूशन पे, ठीक, या हमें किसी तरीके से वंचित किया जाता है उससे, तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अधिकार हैं कि वो 5 प्रकार की रिट्स इशू करते हैं, ठीक है। रिट्स के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, ये कहाँ पे दिए गए हैं, आर्टिकल 32 में। तो इसी आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा गया है अंबेडकर जी के द्वारा, ठीक है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट वाले भाग को ही कहा गया है, भाग 3। अच्छा, मैग्ना कार्टा शब्द क्या होता है, क्या कोई बताएगा? कमेंट करिए जरा। अब अभी हमने जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट का आर्टिकल देखा था,
तो उसी के रेफरेंस में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यक चाहे जिस धर्म भाषा पर आधारित हों उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 जो है ये हमारा जो प्रावधान इस स्टेटमेंट में लिखा है यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक। तो इसके अनुसार अधिकार मिलता है हमारे अल्पसंख्यकों को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, ठीक। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी जब इम्पोज होती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 20 और 21 जो फंडामेंटल राइट के हैं इनको छोड़ करके जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी जब तक इम्पोजिशन में है आप अपने किसी भी 20 और 21 को छोड़ करके किसी अन्य फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा प्रावधान जो है यहाँ पे वही पूछा गया था, तो ध्यान रखना है इसको। विकल्प फर्स्ट को चुनेंगे। भारतीय संविधान के संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो पहले हमारा जो प्रॉपर्टी का राइट है एक फंडामेंटल राइट होता था, 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो इसके माध्यम से इसको हटा करके फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 300A ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत एक लीगल राइट बना दिया गया है। मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो अगर पहले स्टेटमेंट से हम देखें तो कहा गया कि मूल अधिकार नकारात्मक है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, नकारात्मक ये इस वजह से होते हैं कि स्टेट यानी कि जो हमारा सरकार समझ लीजिए, ठीक है, सरकार कुछ मामलों पे इसको प्रतिबंधित कर सकती है, ठीक है, जैसे अभी हमने इमरजेंसी की बात की थी, ठीक। तो इस वजह से इनको नकारात्मक भी माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। दूसरा है मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है। तो बेसिकली क्या है कि इनके इन्फोर्समेंट के लिए किसी लॉ की जरूरत है ही नहीं, फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली जो है एनफोर्स्ड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही ये हमें शक्ति मिली हुई है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल ये भी उसी से एसोसिएटेड है, ठीक है, कि इसके लिए कोई अलग से लॉ वगैरह नहीं चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स आर नॉट जस्टिफिएबल, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। न्यायोचित है भाई ये। अभी जैसे हमने बात की आर्टिकल 32 में कि अगर इनकी कोई अवमानना होती है, आपका हनन होता है, आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से रिट्स वगैरह इशू होंगी तो ये इन्फोर्स्ड हो जाएंगी ना। ये बात लागू होती है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं DPSP, ये नॉन जस्टिफिएबल है, ठीक है। अगर इनकी इन्फोर्समेंट नहीं होती है तो DPSP की, तो आप उसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। डी विकल्प जो है गलत है। अब देखें वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हो गई जो हमारे भाग 4 में दिए गए हैं आर्टिकल 36 से 51 के बीच, ठीक। अभी देखिए ये सकारात्मक है क्योंकि इन पे जो है कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक। और फिर है कि न्यायोचित नहीं है, तो अभी हमने बता दिया आपको कि लीगली जो है इन्फोर्स नहीं करा सकते आप इसको। और तीसरा है कि इनको जो है नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, तो ये भी बात जो है बिल्कुल ठीक है। इन्हीं सब DPSPs को आधार बना के जो लॉज वगैरह हैं उनको एक तरीके से फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ पे तो गलत कुछ भी नहीं है। ये भी आपको अभी बताया गया है आर्टिकल 36 से 51 के बीच। सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 43 बात करता है कि सभी जो भी कर्मचारी हैं, ठीक, उनके लिए एक जो है लिविंग वेज कंडीशन अच्छी हो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उनको प्रदान किए जाएं। तो ये सब प्रावधान किए गए हैं 43 में। पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा एक अमेंडमेंट से ऐड किया गया नया आर्टिकल 48A, ठीक। इसमें बताया गया है कि जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करनी है तथा जो वन्य जीव हैं, वन है, इन सब की भी रक्षा करनी है। अच्छा, कोई बताएगा किस अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया 48A को? इसमें क्या सुमेलित नहीं है आर्टिकल हैं और उसमें संबंधित जो प्रावधान वर्णित हैं वो लिखे हुए हैं। 43 की बात अभी हमने कर ली है ना, वो पहला ही गलत हो जाएगा हमारा। इसमें से किसने नीति निदेशक तत्वों को लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है? मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस। तो जैसे अभी हमने फंडामेंटल राइट की बात की थी, तो वैसे ही यहाँ पे DPSP के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं KC वियर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था।
भारत के इमरजेंसी यानी कि जो आपातकालीन प्रावधान है, ठीक, आर्टिकल 352 में जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी 360 तक ये प्रावधान है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने इनको संवैधानिक तानाशाही माना है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है मेंबर थे टी कृष्णमचारी, ठीक, इनका स्टेटमेंट है ये। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है, यानी कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी, ठीक, तो पब्लिक सर्विसेज के मैटर में इनका सेपरेशन कि अपना ये अलग अलग निष्पक्ष रूप से काम करें, ये प्रावधान हमारा आर्टिकल 50 में है। ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। आप लोग जैसे किसी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के जगह पे घूमने जाते हैं, किले वगैरह में या किसी मॉन्यूमेंट पे, तो देखते हैं भारतीयों में एक प्रवृत्ति है कि बहुत सारे जैसे नाम वाम लिख देते हैं उस पर, है ना, या उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की बात करता है कि भाई आपकी ही प्रॉपर्टी है वो, और उसको सुरक्षित रखें आप, ठीक है, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये प्रावधान हमारे आर्टिकल 49 में ही है। तो इसलिए आप भी जब अगली बार जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, उसको प्रिजर्व करें, ताकि आने वाले जनरेशन्स को भी चीज़ों के बारे में जानकारी हो कि पहले ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। इसमें से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारे डीपीएसपी में भी जो है, जैसे फंडामेंटल राइट में हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी 6 प्रकार से, वैसे भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन है डीपीएसपी में। जैसे पहले हमारे कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक, उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, गांधी जी के जो कह लीजिए कुछ अवधारणाएं थी उस पर आधारित। जैसे अनुच्छेद 40 से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, 40, 43, 46, 47, 48, ये सब जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पे आधारित हैं। तो उसी में से यहाँ पे 40 ऑड हो जाएगा। 40 में क्या है प्रावधान कि जो ये ग्राम पंचायत वगैरह है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात इसमें की गई है। तो इस वजह से फिर से देखें भाई कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। तो अभी हमने बात की, तो यहाँ पे 44 जो है ना, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है भारत में, तो ये हमारे एक कैटेगरी मानते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत कुछ हैं, जिसमें 44, 45, ठीक है, 50, 51 ये सब आर्टिकल जो है कवर होते हैं। तो ये ऑड हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ ये वीडियो हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, जो क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइएगा। हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।